माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ईपीआरजी फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग कि बेसिकली ईपीआरजी मॉडल क्या होता है और इंटरनेशनल बिजनेस में ईपीआरजी मॉडल को कैसे यूज करते हैं, राइट। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंफॉर्मेशनल, बहुत ही एजुकेशनल वीडियो है, राइट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो कहीं पे स्किप मत करना। और अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो इस चीज़ की श्योरिटी है, आपको जो ईपीआरजी मॉडल है वो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि कमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों, हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन हम कोटेशन देखते हैं, राइट। जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मोटिवेशन कोटेशन, ए लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट्स। कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो छोटी छोटी आप प्रोग्रेस करते हैं, राइट, वो एक दिन आपको बड़े रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर आपकी जो एग्जाम में कंटिन्यूटी है, राइट, और जो आपकी कंसिस्टेंसी है, लगातार आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम को आप अचीव कर जाएंगे। और इसमें ये कुछ लोग क्या करते हैं कि बेसिकली 10 दिन पढ़ लिया, 10 आवर्स पढ़ लिया, 10 आवर्स पढ़ लिया, मगर उनके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है, उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। तो इस वजह से जो उनका ड्रीम है, जो उनका अचीवमेंट है, वो अचीव नहीं कर पाते हैं जो उनका ड्रीम है। तो बेसिकली आप कंटिन्यूटी रखिए, राइट, अपने एग्जाम में, अपनी लाइफ में, और कंसिस्टेंसी भी रखिए। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है तो डेफिनेटली जो आपका एक टारगेट सेट करा, जो आपका विजन है, उसको आप अचीव करेंगे। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ और उसको स्टार्ट करते हैं। जो ईपीआरजी फ्रेमवर्क है उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो डिफरेंट एटीट्यूड्स are towards company involvement in international marketing process are called international marketing orientation। कि बेसिकली जो इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन क्या होता है, जो कंपनीज हैं, राइट, जो कंपनीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल मार्केट में जाती हैं और उस प्रकार अपना बिजनेस सेटअप करती है, दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केट ओरिएंटेशन। तो जो ईपीआरजी फ्रेमवर्क है वो इस पे ही बेस्ड है। तो जो ईपीआरजी फ्रेमवर्क है उसको किसने इंट्रोड्यूस करा? बिंडसे, डगलस एंड पर्लमुटर, राइट। इन तीनों लोगों ने इसे मिलके ईपीआरजी मॉडल, ईपीआरजी कंसेप्ट दिया था। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ईपीआरजी मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया, या ईपीआरजी मॉडल को किसने इंट्रोड्यूस करा। तो आपको ये चीज याद होना चाहिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि इसको बिंड्स, डगलस एंड पर्लमुटर ने दिया था। दिस फ्रेमवर्क एड्रेसेस द वे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर मेड। ये जो फ्रेमवर्क है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं उनको एड्रेस करता है, एंड हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन हेडक्वार्टर्स एंड इट्स सब्सिडरीज इज शेप्ड। और जो कंपनीज का जो हेडक्वार्टर्स है और जो उनकी सब्सिडरीज है उनके बीच को रिलेशन को ये मेंटेन करता है। अब ईपीआरजी फ्रेमवर्क की जो सेंट्रिक है उनको देखते हैं। इसमें जो पहली होती है एथनोसेंट्रिक होती है, सेकेंड जो है वो पॉलीसेंट्रिक है, और थर्ड वन जो है वो रेजियोसेंट्रिक है, लास्ट वन जो है वो जियोसेंट्रिक है। तो चारों सेंट्रिक को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एथनोसेंट्रिक, बेसिकली एथनोसेंट्रिक क्या होता है कि मैनेजमेंट ओरिएंटेशन, होम कंट्री ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, जो इथनोसेंट्रिक कंपनीज होती हैं इनमें जो मैनेजमेंट ओरिएंटेशन होता है वो टोटल होम कंट्री ओरिएंटेशन होता है। जो उनकी होम कंट्रीज में है वही सेम उनका मैनेजमेंट जो है अनदर इंटरनेशनल मार्केट में उनका मैनेजमेंट होगा। तो इस कंसेप्ट को समझने से पहले जो ईपीआरजी फ्रेमवर्क है आपको दो चीजें बहुत क्लियर होना चाहिए कि होस्ट कंट्री क्या होती है और होम कंट्री क्या होती है। बेसिकली जो होम कंट्री है, जो उसकी कंपनी की पेरेंट कंपनी है, वो उसकी होम कंट्री कहलाती है। और जहां पे वो अपना सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे वो अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वो उनके लिए एक होस्ट कंट्री होती है। एक एग्जांपल से आप ले सकते हैं कि एक इंडिया की कंपनी है, राइट, वो इंडियन, उसकी ओरिजिन इंडिया की है और उसने अपना एक सेटअप जो है वो चाइना में स्टार्ट कर दिया। तो चाइना के जो सेटअप स्टार्ट किया वहां की वो होस्ट कंट्री हो गई और पेरेंट कंपनी वो इंडिया हो गई। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पेरेंट कंपनी क्या होती है और होस्ट कंट्रीज क्या होती हैं। तो जो इथनोसेंट्रिक है उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। overseas operations viewed as a secondary and primary means of disposing the surplus production। इसमें क्या होता है, जो overseas operations होता है वो secondary होता है,
पर जो उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो उनका सरप्लस प्रोडक्शन होता है। एंड डोमेस्टिक टेक्निक्स एंड द पर्सनल सुपीरियर टू फॉरेन एंड मोस्ट इफेक्टिव इन द ओवरसीज मार्केट। जो उनकी डोमेस्टिक टेक्निक्स होती हैं और जो उनके पर्सनल सुपीरियर्स होते हैं टू द फॉरेन एंड मोस्ट इफेक्टिव इन द ओवरसीज मार्केट, और जो ओवरसीज मार्केट में बहुत इफेक्टिव होती हैं। इसका अनदर कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, डोमेस्टिक मार्केटिंग मिक्स इज एम्प्लॉयड विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन इन द ओवरसीज मार्केट, राइट। जो इनका डोमेस्टिक मार्केटिंग मिक्स होता है वो एम्प्लॉयड होता है विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन इन द ओवरसीज मार्केट। जब वो अपने ओवरसीज मार्केट में कोई ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, कोई ऐसा चेंजेस नहीं करते हैं, जो उनका बेसिकली डोमेस्टिक मार्केटिंग मिक्स है उसको ही वो वहां पे एम्प्लॉयड करते हैं। लास्ट वन देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल फॉरेन मार्केटिंग ऑपरेशंस आर प्लान्ड एंड कैरिड आउट फ्रॉम द होम बेसिस। जिनकी जो जितनी टोटल फॉरेन मार्केटिंग ऑपरेशंस होते हैं वो प्लान्ड होते हैं एंड कैरिड होते हैं फ्रॉम द होम बेसिस, होम कंट्री के बिहाफ पे उनका सारा फॉरेन मार्केटिंग ऑपरेशंस प्लान्ड होते हैं। एंड ओवरसीज मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट, और जो उनका ओवरसीज मार्केटिंग एडमिन है वो टोटल एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट के थ्रू ही उसको एडमिन करा जाता है। इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, एक्सटेंशन ऑफ डोमेस्टिक स्ट्रेटजी टू द फॉरेन मार्केट। तो जो बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है जो डोमेस्टिक मार्केट से फॉरेन मार्केट में उनका एक्सटेंशन होता है। कंपनीज बेसिक ऑब्जेक्टिव्स इसमें जो होता है ओनली प्रॉफिटेबिलिटी होता है, इनका कोई पब्लिक रिलेशन नहीं होता, कोई पब्लिक रिलेशन मेंटेन नहीं होता है। इनका जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है वो कंपनीज टोटल प्रॉफिट इनका ऑब्जेक्टिव होता है। टाइप्स ऑफ गवर्नेंस क्या होती है, टॉप डाउन होता है इसका। कल्चर क्या होता है, सेम होम कंट्री कल्चर होता है, क्योंकि जो उनके होम कंट्री है उसको ही वो होस्ट कंट्री में कल्चर लेके आते हैं। टेक्नोलॉजी क्या होती है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी यहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है। जो प्रोडक्शन जो हो रहा है बहुत बड़ी क्वांटिटी में हो रहा है, कोई बैच प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है मास प्रोडक्शन होता है, जो कंटिन्यू प्रोडक्शन चलता रहता है उस प्रकार का मास प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर जो एचआरएम प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, ओवरसीज ऑपरेशंस आर मैनेज्ड बाय पीपल फ्रॉम द होम कंट्री। जो इनका जो एचआर पॉलिसीज हैं, जो एचआर प्रैक्टिसेस हैं वो इनकी ओवरसीज ऑपरेशंस मैनेज होते हैं होम कंट्री के ही वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होता है। जो होम कंट्री के वहाँ पर सारा जो स्टाफ होता है, सारे एम्प्लॉयज होते हैं वो होम कंट्री से ही होते हैं। और मैनेजरियल डिस्पोजिशन क्या होता है, मैनेजर एमएनसीज रिलाई ऑन वैल्यूज एंड इंटरेस्ट ऑफ द पेरेंट कंपनी इन फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजिक प्लान। जो मैनेजर्स हैं या जो एमएनसीज हैं वो रिलाई करते हैं पेरेंट कंपनी के इंटरेस्ट पर, और जो फॉर्मुलेटिंग करते हैं इम्प्लीमेंटिंग स्टडी, जितनी भी उनको जो स्ट्रेटेजिक प्लान को फॉर्मुलेट करना है या इम्प्लीमेंट करना है वो सिर्फ होम कंट्री के बिहाफ पे, पेरेंट कंपनी के ही बिहाफ पे करते हैं वो। इसके जो मेरिट्स और डिमेरिट्स को भी देखते हैं। इसमें जो इनका मेरिट रहता है नो कॉस्ट एंड एफर्ट नीडेड फॉर द एडॉप्टेशन एंड लोकलाइजेशन। इसमें इनकी कॉस्ट थोड़ी कम आती है क्योंकि इनको कुछ ऐसे एफर्ट नहीं डालने होते हैं कि मार्केट को वहाँ पे अडॉप्ट नहीं करना है, लोकलाइजेशन नहीं करना है, तो इनकी थोड़ी कॉस्ट भी कम आती है। इसके लिए एक मेरिट होता है and it is an essay route to the internationalization when foreign market exist with a similar domestic characteristics। इनके लिए बहुत ही इजी रूट होता है इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए, क्योंकि जो फॉरेन मार्केट्स है वो खाली होती है इसी प्रकार डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए, तो जो इजिली वहां पे चले जाते हैं। इसके डिमेरिट्स में बेसिकली क्या होते हैं, नो फुल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वर्ल्ड वाइड। डेफिनेटली इनका ये डिमेरिट्स होगा क्योंकि जो इनकी वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज हैं इंटरनेशनल मार्केट में उसका फुल एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाता है। मेन फोकस ऑन द डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि इनका जो बेसिकली फोकस है वो ओनली डोमेस्टिक मार्केट में ही होता है, ये अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें ही फोकस करते हैं। इसका एक हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एथनोसेंट्रिक का। एक बूज कंपनी है, रॉबर्ट बूज इज अ जर्मन मल्टीनेशनल इंजीनियरिंग कंपनी है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो जर्मनी में है। इट इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सप्लायर है इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में, राइट। ऑटोमोटिव कंपोनेंट में जो 2011 का रेवेन्यू ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है। इट्स प्राउडली बिलीव्स इन द जर्मन इंजीनियरिंग। ये जो जर्मन की इंजीनियरिंग है उसको उसमें बिलीव करती है एंड प्रमोट्स इट्स प्रोडक्ट विद द सेम अप्रोच, और सेम अप्रोच के साथ ही वो अपने प्रोडक्ट्स को
प्रमोट करती है। अब जो सेकंड आता है पॉलीसेंट्रिक। बेसिकली पॉलीसेंट्रिक की जो मैनेजमेंट ओरिएंटेशन है वो होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन होती है। वहां पे क्या था इथनोसेंट्रिक में, वहां पे होम कंट्री ओरिएंटेशन था, और यहाँ पे जो है इसका होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन होता है कि जहां पे इनका सेटअप लगा रहे हैं, जहां पे बिजनेस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अपना मैनेजमेंट ओरिएंटेशन करते हैं। परसेप्शन अबाउट द मार्केट, ईच नेशनल मार्केट इज डिस्टिंक्टिव, फोकस ऑन द डिफरेंस बिटवीन होम कंट्री एंड द फॉरेन कंट्री। इसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, यहाँ पे लोकलाइजेशन होता है और एडाप्टेशन होता है, क्योंकि जो ये जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे लोकलाइज करते हैं, राइट, और चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं और चेंजेस करते हैं। कंपनी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो ओनली पब्लिक एक्सेप्टेंस होता है, नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी होता है। उस कंडीशन में क्या था, वहाँ पे जो कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, वहाँ पे था कि कंपनी ओनली प्रॉफिट के लिए वर्क कर रही थी, पर यहाँ पे पब्लिक एक्सेप्टेंस होता है। टाइप्स ऑफ गवर्नेंस क्या होता है, ईच लोकल यूनिट सेट ऑब्जेक्टिव्स बॉटम अप। और जो कल्चर होता है होस्ट कंट्री होता है, वहां पे होम कंट्री था, यहाँ पे होस्ट कंट्री कल्चर होता है। टेक्नोलॉजीज क्या होती है, यहाँ पे बैच प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्शन होता है वो बैचेस में हो रहा है, और शिफ्टिंग प्रोडक्शन हो रहा है, कंटिन्यू प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बैचेस में हो रहा है कि अभी प्रोडक्शन कर लिया फिर उसके बाद में प्रोडक्शन करेंगे। एक बैचेस में प्रोडक्शन हो, लेट्स सपोज आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोई शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो शूज की मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो वो कोई मास प्रोडक्शन नहीं करी, वहां पे बेस्ट प्रोडक्शन कर रही है, क्योंकि उनको शूज बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उन्होंने पहले 7 नंबर शूज बना लिए एक दिन, फिर उन्होंने अगले दिन 8 नंबर शूज बना लिए। ऐसे वो बैचेस में ही प्रोडक्शन करते हैं, तो यहाँ पे जो रहता है ये बैच प्रोडक्शन रहता है। एचआरएम प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, लोकल नेशंस आर यूज इन द की मैनेजमेंट पोजीशन। यहाँ पर जो मैनेजमेंट पोजीशंस में जो लोकल लोग होते हैं, जो लोकल नेशंस हैं, राइट, वहाँ पे मैनेजमेंट पोजीशन में वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। और मैनेजरियल डिस्पोजिशन क्या होता है, एमएनसी टेलर स्ट्रेटेजिक प्लान टू मीट द नीड ऑफ अ लोकल कल्चर। यहाँ पर जितने भी जो प्लान होते हैं वो जो लोकल कल्चर को मीट करने के लिए ही डेवलप होते हैं। स्किन के जो करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, रिकॉग्नाइज इंपोर्ट मार्केट, ये रिकॉग्नाइज करते हैं जो ओवरसीज मार्केट में इन जो डिफरेंसेस हैं उनके इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। सब्सिडरीज आर एस्टेब्लिश्ड इन ओवरसीज मार्केट एंड ईच इन डिपेंडेंट विद ओन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स, राइट। जो सब्सिडरीज होती हैं वो एस्टेब्लिश होती हैं ओवरसीज मार्केट में, और वो इंडिपेंडेंट होती हैं अपनी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए, अपने प्लान्स के लिए वो इंडिपेंडेंट ईच अदर होती हैं। लोकल टेक्निक्स एंड द पर्सनल बेस सूटेड टू डील विद द लोकल मार्केट कंडीशंस, राइट। यहाँ पर जो लोकल टेक्निक्स होती हैं, पर्सनल होती हैं, वो बहुत ही सूटेड होते हैं लोकल मार्केट कंडीशन के साथ में। इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑर्गेनाइज ऑन द कंट्री टू कंट्री बेसिस विद सेपरेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर ऑल। जो इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑर्गेनाइज होती है वो कंपनी ऑन कंपनी कंट्री ऑन कंट्री बेसिस होती है विद सेपरेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर, और हर कंपनी हर कंट्री के लिए वो अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं। इसके जो मेरिट्स क्या हैं, यहाँ पे एडेप्टेशन होता है ऑफ द मार्केटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प इन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टू जो यहाँ पे एडेप्टेशन करते हैं उससे जो लोकल नीड्स को है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, विच विल लीड टू द बेटर एक्सप्लोरेशन ऑफ द मार्केट पोटेंशियल्स। जो मार्केट पोटेंशियल को वो बेटर एक्सप्लॉइटेशन कर पाते हैं, क्योंकि वो जो लोकल नीड्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं। डिमेरिट्स क्या होते हैं, यहाँ पे डिले इन लोकलाइजेशन होता है डेफिनेटली, और जो हाई कॉस्ट ऑफ नेशनल रिस्पॉन्सिव मार्केटिंग मिक्स फॉर द ईच कंट्री। हर कंट्री के लिए उनको अलग अलग जो नेशनल रिस्पॉन्सिव मार्केटिंग मिक्स है, राइट, उसके लिए उनको हाई कॉस्ट देना पड़ता है, तो इसके लिए डिमेरिट्स होता है। जैसे आप मैकडी का यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, मैकडोनल्ड का। मैकडोनल्ड स्ट्रेटजी टू सर्व वेज बर्गर्स इन इंडिया इंस्टेड ऑफ नॉन बर्गर्स pork and beef to its Indian customer can be termed as a polycentric। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है पॉलीसेंट्रिक का। जब मैकडी ने अपना यहाँ पे सेटअप स्टार्ट किया, अपना प्रोडक्ट स्टार्ट किया, तो उन्होंने यहाँ पे जो बर्गर बनाया वेज बर्गर बनाया, आलू टिक्की वाला बर्गर दिया।
जबकि जो अनदर कंट्रीज में उनका जो बर्गर था वहां पे वो पॉर्क और बीफ का जो बर्गर यानी बेस नॉन बेस बर्गर बेचते थे वहां पे। पर उन्होंने इंडियन चीजों को देखा, इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे आलू टिक्की बर्गर देना स्टार्ट कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पॉलीसेंट्री का, कि जहां कंपनी वर्क कर रही है उसकी जो लोकल नीड्स को अंडरस्टैंड करते हुए उन्होंने स्ट्रेटेजी डेवलप किया। रिजियोसेंट्रिक बेसिकली क्या होता है? रिजियोसेंट्रिक इज अ ट्रांजिशनल फेज, ये ट्रांजिशनल फेज है बिटवीन द पॉलीसेंट्रिक एंड द जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। ये जो पॉलीसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन की एक ट्रांजिशनल फेज है। फर्म एक्सेप्ट अदर रीजनल मार्केटिंग, जो फर्म्स है वो एक्सेप्ट करती हैं जो रीजनल जो क्षेत्रीय मार्केटिंग पॉलिसीज हैं उनको एक्सेप्ट करती हैं, कवरिंग अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, और एक जो कंट्रीज का ग्रुप है उसको कवर करती हैं विद हैव कंपेरेबल मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ऐसे रीजन को फाइंड आउट करती हैं जहाँ की जो मार्केट है वो कंपेरेबल सेम है। इसे आप एक उन्होंने एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज ले लिया, राइट, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वहां पे अपनी जो पॉलिसीज वगैरह इंप्लीमेंट किया। ऑपरेशनल स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं? आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटायर रीजन। जो इनकी ऑपरेशन स्ट्रेटेजीज हैं वो फॉर्मुलेट होती हैं ऑन द इंटायर रीजन, पूरे रीजन के बिहार पे जो उनकी ऑपरेशन स्ट्रेटेजीज हैं वो फॉर्मुलेट होती हैं, रादर देन द इंडिविजुअल कंट्रीज। किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंट्रीज के बिहार पे उनकी ऑपरेशन स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेटेड नहीं होती हैं। द कंपनी व्यूज द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंसेस बिटवीन द रीजन। तो कंपनी जो है वो व्यू करती है जितनी सिमिलरिटीज क्या है यहाँ पे, डिफरेंसेस क्या है बिटवीन द रीजन्स, वो रीजन के बिटवीन बाकी जो समानताएं हैं और जो डिफरेंसेस हैं उनको वहां पे व्यू करती है। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो रिजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन क्या है? रीजन बिकम द रेलिवेंट जियोग्राफिक यूनिट्स रेदर देन बाय द कंट्री। एग्जाम्पल ले सकते हैं नेफ्टा या यूरोपियन यूनियन मार्केट। नेफ्टा बेसिकली एक ऐसा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी जो नॉर्थ अमेरिका है उनके बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, या यूरोपियन यूनियन जो एक यूरोपियन यूनियन है उनको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है रिजियोसेंट्रिक। उन्होंने देखा जो नेफ्टा है, नेफ्टा में कौन आता है? कनाडा आता है, यूएस आता है एंड मैक्सिको आता है। तो तीनों कंट्री ने मिलकर एक पूरी स्ट्रेटजी बना ली कि जो टैक्सेस वगैरह हैं कम हो जाएंगे, कोई कन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होगा। ऐसे सेम जो यूरोपियन यूनियन है, यहाँ पे पहले 28 मेंबर थे, पर जो यहाँ पे ब्रिटेन है वो उससे एग्जिट कर गया, तो अब प्रेजेंट में इसके 27 मेंबर है। तो उन्होंने पूरी मार्केट बना ली, राइट। तो यहाँ पर सम कंपनीज सर्व मार्केट ऑन द रीजनल बेसिस, जो कंपनी है वो रीजनल बेसिस पे करती है। जैसे आप यूरोपियन यूनियन ले सकते हैं, नेफ्टा हो गया, या जो जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इन्होंने पूरे रीजन के एक पूरा रीजन बना लिया, उसके ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, उनका मैनेजमेंट ओरिएंटेशन हो रहा है, उनकी सारी पॉलिसीज हैं वो अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर रीजन के। तो बेसिकली जियोसेंट्रिक क्या होता है? जो जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट्स एज अ सिंथेसिस ऑफ ethnocentrism and polycentrism into a world view that sees similarities and the differences in the market, right, and countries। वो कंट्रीज और मार्केट में जो डिफरेंसेस हैं या जो उनकी समानता है उनको व्यू करते हैं वर्ल्ड वाइज, एंड द सीक्स टू क्रिएट अ ग्लोबल स्ट्रेटजी, और जो एक प्रॉपर ग्लोबल स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं दैट इज फुली रिस्पॉन्सिव टू द लोकल नीड्स एंड वांट। जो स्ट्रेटजी वो डेवलप करते हैं वो टोटल जो फुली रिस्पॉन्सिव होती है, लोकल नीड्स के लिए रिस्पॉन्सिव होती है। इट्स डिस्प्ले द थिंकिंग ग्लोबल एक्ट लोकल आइडियोलॉजी। इनके जो थिंकिंग ग्लोबल डिस्प्ले करते हैं और जो एक्ट करते हैं वो एज अ लोकल आइडियोलॉजी एक्ट करते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जो मैकडोनल्ड है ऑफर बियर इन जर्मनी, वो जर्मनी में बियर ऑफर करता है, और वाइन इन द फ्रांस, राइट, मटन पीस इन द ऑस्ट्रेलिया एंड वेज इन द इंडिया, एंड टेरियाकी बर्गर इन जापान, मैकलेंस इन द नॉर्वे। तो उन्होंने हर कंट्री के अकॉर्डिंग, राइट, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजीज बनाया, क्योंकि उनको ग्लोबल वर्ल्ड वाइड मार्केट में स्ट्रेटेजीज बनानी है। तो उन्होंने इंडिया के लिए अलग बनाया, जर्मन के लिए अलग बनाया, फ्रांस के लिए अलग बनाया, राइट, मैकडी। तो हर अकॉर्डिंग टू द मार्केट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को तैयार करा, अपनी जो मार्केटिंग ओरिएंटेशन करा, पर जो उनका मोटो ये रहता कि वो वर्ल्ड वाइड अपना एक्सपेंड करना चाहते हैं।
तो आई होप आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली पूरा जो ईपीआरजी फ्रेमवर्क है मैंने 1 बाय 1 एक्सप्लेन करा है। तो आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, राइट, डेफिनेटली आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना, राइट। और आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ये हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तो स्टेजेस क्या है उस पर एक नई वीडियो आएगी, राइट। तो कंटिन्यूटी आप वीडियो देखिए। चलता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।